अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात करेंगे सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, इन्हें आप जो है ना एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स क्या थे। अब देखिए ना, हम रिसेप्टर के थ्रू जो है ना ड्रग्स को जो है ना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी के थ्रू जो है ना उनका एक्शन होता है। ठीक है, अब ये एंटागोनिस्ट है तो हम क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंड दूसरे आते हैं हमारे पास क्या, बीटा रिसेप्टर, तो बीटा एंटागोनिस्ट, तो बीटा एंटागोनिस्ट। ठीक है, अच्छा अब देखें अल्फ़ा में भी हमारे पास क्या आते हैं, अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू। बीटा में हमारे पास क्या आते हैं, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री रिसेप्टर्स आते हैं और उनके जो है ना हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे सारे। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा में हमारे पास आते हैं, कुछ आते हैं हमारे पास क्या, नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो ना ड्रग जो है ना दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रहा है, अल्फ़ा वन पर भी कर रहा है, अल्फ़ा टू पर भी कर रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर। जो एक पर बाइंड करेगा उसे हम कहेंगे क्या, सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर। अभी हम बनेंगे क्या, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स। इसमें हमारे पास ना दो ड्रग्स आती हैं, क्या, दो ड्रग्स आती हैं। एक हमारे पास क्या है, फिनॉक्सीबेंजामीन, फिनॉक्सी बेंजामीन, एंड दूसरी हमारे पास क्या, फेंटोलामीन, क्या, फेंटोल अमीन। अब देखें जो आपकी फिनॉक्सी बेंजामीन है, ये आपके पास क्या होती है, इर्रिवर्सिबल होती है। क्या होती है ये, इर्रिवर्सिबल होती है। और जो फेंटोलामीन है वो आपके पास क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। अब देखिए पहले हम इन दोनों की जो ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। अब देखिए फिनॉक्सीबेंजामीन, लेट सपोज मैंने, अच्छा नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल एपिनेफ्रिन जब आता है, लेट सपोज ये रिसेप्टर पर बाइंड किया, एपिनेफ्रिन यहाँ से वेजाइकल से आया, एक्सोसाइटोसिस हुई, यहाँ पर आया और काम करेगा। ठीक है, अपना लेट सपोज दिस अल्फ़ा वन रिसेप्टर, जब अल्फ़ा वन पर एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। क्या, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। ठीक है, अब देखें जब एपिनेफ्रिन जब अल्फ़ा टू पर बाइंड करेगा, ये क्या आपके पास अल्फ़ा टू रिसेप्टर है। जब अल्फ़ा टू पर एपिनेफ्रिन बाइंड करता है तो ये क्या करता है, इसकी एक्सोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। जब एपिनेफ्रिन अल्फ़ा टू पर बाइंड करेगा तो अल्फ़ा टू क्या करेगा, एपिनेफ्रिन की एक्सोसाइटोसिस को इनहिबिट करेगा। मतलब क्या करेगा, इसको, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल लो हो जाएगी जब ये अल्फ़ा टू पर बाइंड करेगा तो। ठीक है, अल्फ़ा वन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होगा एंड अल्फ़ा टू का भी आपको पता होगा। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ रिकैप। अब देखिए जब फिनॉक्सीबेंजामीन हम दे रहे होते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करेगा, दिस इज़ द फिनॉक्सीबेंजामीन। जब ये यहाँ पर बाइंड कर गया तो यहाँ पर क्या होगा, इस रिसेप्टर का जो रिसेप्टर की जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाएगी। मतलब क्या, एपिनेफ्रिन यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। मतलब क्या, एपिनेफ्रिन यहाँ पर अल्फ़ा वन पर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो एपिनेफ्रिन जब अपना फंक्शन नहीं करेगा तो मतलब क्या, यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। क्या, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अच्छा, जब भी अल्फ़ा टू पर बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो अल्फ़ा टू को लेट सपोज ये इसने यहाँ पर बाइंड किया फिनॉक्सीबेंजामीन ने, तो यहाँ पर एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं करेगा। जब एपिनेफ्रिन यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पर इसकी एक्सोसाइटोसिस को इनहिबिट नहीं हो, एक्सोसाइटोसिस की इनहिबिट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये इसने इसकी एक्टिव साइट को चेंज कर दिया। मतलब क्या, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस इनहिबिट नहीं होगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पर एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। एपिनेफ्रिन की यहाँ पर एक तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी और यहाँ पर इसका एक तो फंक्शन भी नहीं होगा। तो होगा क्या, मतलब क्या, ये क्या अल्फ़ा जो है ना अल्फ़ा पर ही सिर्फ बाइंड करती है, बीटा पर नहीं करती। तो ये जो एपिनेफ्रिन है ये अगर बीटा पर बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर बीटा पर बाइंड करेगा। दिस इज़ द बीटा टू रिसेप्टर वेसल में होता है। एंड बीटा टू का यहाँ पर फंक्शन होता है वेजो डायलेशन। क्या, वेजो डायलेशन। एक तो यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ पर वेजो डायलेशन हो रही है। ये दोनों फंक्शंस मिलकर क्या करेंगे, आपके बीपी को बिल्कुल लो कर देंगे। क्या, बीपी बिल्कुल लो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डायलेशन हो रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो ये क्या करेंगे, आपके बीपी को लो कर देंगे। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, तो जब ये बीपी लो हो गया, लेट सपोज अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं, किसी पेशेंट को दे रहे हैं आप ना, इसे किस में दे रहे हैं, किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट को दे रहे हैं।
जब ये हाइपरटेंसिव पेशेंट को आप देंगे तो वो आपको बोलेगा डॉक्टर साहब जब मैं सोकर, लेट सपोज ये कि कोई भी बंदा सोया हुआ है, अगर ये सोया हुआ बंदा है इसको अगर हम उठाएंगे, ये अगर उठ जाएगा तो जो ब्लड है वो ब्लड ना नीचे जो है ना पूल हो जाएगा, मतलब क्या नीचे पूरा का पूरा ब्लड जो है ना नीचे आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटी। उसकी वजह से जो है ना वो अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्या पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा उस ये जो है ना पूरा होता है क्या, इसको हम कहते हैं क्या, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये जो बीपी कम हो रहा है ना इसे हम कहते हैं क्या, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बंदा जब सोया हुआ होगा, जब वो उठेगा तो वो अपना बीपी मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्या, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, या फिर इसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। दिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फेनॉक्सीबेंजामिन एंड द फेंटोलामीन। अच्छा, अब देखिए एपिनेफ्रिन तो रिलीज़ होगा, फेनॉक्सीबेंजामिन एंड फेंटोलामीन अल्फ़ा को ब्लॉक करेंगे, बीटा को नहीं करेंगे। जब एपिनेफ्रिन आपके पास हार्ट में रिलीज़ होगा, हार्ट पर क्या होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, तो बीटा रिसेप्टर यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे, क्या, कंट्रैक्शन कराएंगे। जब बीटा 1 पर ये बाइंड करेगा एपिनेफ्रिन, आपके पास जब कंट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपके पास हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ा तो आपके पास कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो आपके पास क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, बीपी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, सो दिस इज़ द मैकेनिज्म कि जो है ना ये हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और बीपी जो है ना बढ़ता कैसे है, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं इन दोनों के। फियोक्रोमोसाइटोमा, बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा इज़ द ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। लेट सपोज दिस इज़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, दिस इज़ द एड्रिनल मेड्यूला। इन एड्रिनल मेड्यूला में ये क्या ट्यूमर है, ये ट्यूमर आपके पास क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन बिल्कुल बढ़ा रहा है, किसकी, एपिनेफ्रिन की, क्या, हाई कंसंट्रेशन हो रही है। ये ट्यूमर क्या कर रहा है, एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। वो फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से होती है। तो उसमें ना हम क्या दे रहे होते हैं, फेनॉक्सीबेंजामिन एंड फेंटोलामीन दे रहे होते हैं, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं। एंड इसको जो ना हम रायनाउड डिजीज़ में भी देते हैं एंड फोस्टबिट में भी देते हैं, क्या, फोस्टबिट, ठीक है। अच्छा, ये तो थे इसके इन दोनों के एक्शंस। इसके एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट, इनहिबिशन ऑफ द इजैक्यूलेशन, क्या, इनहिबिशन ऑफ द इजैक्यूलेशन। बेसिकली इजैक्यूलेशन आपके पास क्या होती है, इजैक्यूलेशन आपके पास आती है अंडर कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आप इसे इनहिबिट कर रहे हैं तो इजैक्यूलेशन क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी ना, बिकॉज हम एंटागोनिस्ट दे रहे हैं ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो इजैक्यूलेशन बिल्कुल नहीं होगी। एंड देन नेज़ल कंजेशन होगी, क्या, नेज़ल कंजेशन होगी, नोजिया होगी, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, क्या, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। चलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज योर हार्ट, दिस इज द एओर्टा। यहाँ पर क्या हो रहा था, बीपी लो हो रहा था, क्या, बीपी लो हो रहा था, क्या, डिक्रीज इन बीपी। अब देखिए ये जब बीपी यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या होते हैं, एओर्टिक क्या होते हैं, क्या आपके पास एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं, ये ब्रेन में जाएंगी, ब्रेन से आपके पास क्या आएगा, सिग्नल आएगा, ये इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। मतलब क्या, यहाँ पर बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन, मतलब क्या होगी, इसकी स्टिमुलेशन हार्ट की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से आपको क्या होगा, एक टेकिकार्डिया होगा, जिसे हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स। ये क्या देख रहे हैं, यहाँ से फाइबर गया फिर फाइबर आया, इसे हम कहते हैं क्या, ये एक रिफ्लेक्स यहाँ पर क्रिएट हुआ ना, तभी इसे कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। ये मैंने रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया में भी डिस्कस किया था इसको, ठीक है। अच्छा, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर ना एंजाइना भी आएगा इसमें, क्या, एंजाइना, एंजाइनल पेन, ठीक है, एंजाइनल पेन भी आएगा। इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं इन दोनों के। यहाँ पर ये याद करना, फेनॉक्सीबेंजामिन आपके पास क्या होता है, एक तो इरिवर्सिबल होता है, क्या, इरिवर्सिबल होता है, और वो क्या होता है आपके पास, फेंटोलामीन, वो आपके पास क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ठीक है। अभी हम आते हैं कहाँ पर, सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स पर, क्या, सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स पर। उसमें हम करेंगे क्या, प्राजोसिन है एक हमारे पास, टेराजोसिन है, डोक्साजोसिन है, टामसिलोसिन है, अल्फिजोसिन है एंड साइलोडोसिन है।
ये सैलूडोसिन आपको ना नई एडिशन में मिलेगा, लिपिनकॉड की न्यू एडिशन में, लाइक 7th एंड 8th एडिशन में मिलेगा आपको, 6th में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सब क्या है आपके पास, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, ये सारे क्या हैं आपके पास, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। अब देखिए ये जो लास्ट वाले 3 ड्रग्स हैं, ये जो लास्ट वाले, ये लास्ट वाले टामसिलोसिन, अल्फ्यूजोसिन एंड सैल्यूडोसिन, इनको हम यूज़ करते हैं इन द BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। क्या, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बेसिकली ये तीनों ड्रग्स क्या करते हैं, दिस इज़ द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये क्या करते हैं, इस यूरिथ्रल स्फिंक्टर को, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, इसको टाइट कर रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको नॉर्मली क्या करता है, टाइट करता है। जब हम ये तीनों ड्रग्स देंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिलैक्स करेगा। जब इसको रिलैक्स करेगा तो यूरिन का फ्लो जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी, बिकॉज BPH में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। दिस इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट के ग्लैंड को भी क्या करेंगे ये तीनों ड्रग्स, प्रोस्टेट के ग्लैंड के जो मसल्स हैं उनको भी क्या करेंगे, ये रिलैक्स करेंगे, ठीक है। बिकॉज BPH में आपके पास ना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, तो हम इन्हें यहाँ पर यूज़ करते हैं, बिकॉज ये तीनों ड्रग्स आपके पास क्या करती हैं, इसको रिलैक्स करती हैं, और यूरिन का जो आउट फ्लो है, मतलब क्या, उसका जो फ्लो है यूरिन का वो नॉर्मल हो जाता है। BPH में यहाँ पर क्या होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, CON कॉन्टिनेंस, ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं, बेसिकली ये BPH में होता है। उसके बाद जो आपके पास हैं बाकी तीनों ड्रग्स, ये हम पर्टिकुलरली जो है ना हाइपर टेंशन में यूज़ करते हैं। किसमें, ये सारे ड्रग्स हम किस में यूज़ करते हैं, बाकी हाइपर टेंशन में बाकी सारे यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ, अब देखिए हाइपर टेंशन में से यूज़ क्यों करते हैं। अब देखिए ये क्या, अल्फ़ा रिसेप्टर है, जब अल्फ़ा पर, नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर अल्फ़ा पर जब एपिनेफ्रिन बाइंड करता है तो अल्फ़ा रिसेप्टर क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। इस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज दिस इज द वेसल वॉल, मैंने इसको क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। मैंने जब इसको कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से जो ब्लड फ्लो आ रहा है, लेट सपोज दिस द कार्डिक आउटपुट से यहाँ पर एजेक्शन फ्रैक्शन के थ्रू ब्लड आया, ब्लड यहाँ पर क्या होगा, फ्लो होगा। जब यहाँ से ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड फ्लो जो है ना, आपको यहाँ पर ब्लड को फ्लो होने में यहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल जो है ना तकलीफ सी होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वेसल बिल्कुल नैरो है। तो ये जो फोर्स अप्लाई होगा वेसल के थ्रू, इसे हम कहते हैं क्या, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। बेसिकली जब एपिनेफ्रिन नॉर्मल वर्क कर रहा होता है अल्फ़ा 1 पर, तो यहाँ पर क्या होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से यह क्या होती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इसी की वजह से आपके पास वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। अब देखिए जब हम ये ड्रग्स दे रहे होते हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डोक्साजोसिन, ये बेसिकली क्या कहते हैं, इसको इस ड्रग जो है ना इसको ब्लॉक कर देते हैं। लेट सपोज मैंने ये क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया, इस रिसेप्टर को। अब यहाँ पर एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं करेगा। जब एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस लो हो जाएगी तो ब्लड फ्लो बिल्कुल ईजीली होगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास BP आपके पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपके पास डेवलप हो जाएगा। मतलब क्या, लो की बजाय आप इसे ना नॉर्मल भी कह सकते हैं, बिकॉज हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये BP यहाँ पर लो हो जाएगा, BP जब लो हो जाएगा, BP लो ना आपके पास, जब इसका हम फर्स्ट डोज दे रहे होते हैं, क्या फर्स्ट डोज में अगर इसका BP बिल्कुल लो हो जाए, उसे हम कहते हैं क्या, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जो सेम इसी में था वो भी इसी सेम मैकेनिज्म में, बट ग्रेजुअली ये जो ना आप अगर थोड़े से डोज देते रहेंगे तो आपको ना ये पेशेंट इसको नहीं होगा, ये आपके पास जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है वो आपके पास उस पेशेंट को नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये ड्रग्स ना हम सर्जरी में भी दे रहे होते हैं, जब आप जो है ना BPH की सर्जरी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तीनों, ये नीचे वाले ड्रग्स, ठीक है, ये तीनों ड्रग्स हम किस में दे रहे होते हैं, हाइपर टेंशन में दे रहे होते हैं। किस में, चलो मैं इसके यूजेस लिख देता हूँ यहाँ पर, यूज़ हाइपर टेंशन किस में यूज़ करते हैं हम, ये हाइपर टेंशन में यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली प्राजोसिन
एंड डॉक्साजोसिन। ये ना उनके क्या, ये बेसिकली सारों के इफ़ेक्ट्स हैं, बट जो है ना हम ये दोनों ड्रग्स बहुत दे रहे होते हैं, तो मैंने तभी इसी यहाँ पर लिखा है। इन दोनों के जो है ना एडवर्स इफेक्ट हैं, सारों के ही एडवर्स इफेक्ट हैं। ये जो अल्फ़ा ब्लॉकर है ना, अल्फ़ा 1, इन सारों के ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट हैं। डिजीनेस, नेज़ल कंजेशन, हेड एक, ड्राउजीनेस, इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन एंड फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम। फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम में होता क्या है, ये देखें ना, मतलब क्या कर रहे हैं, ये उस मसल्स की यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोन लॉस हो जाएगा। बिकॉज अल्फ़ा 1 आपके पास क्या कर रहे होते हैं, मसल्स की कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। जब मसल यहाँ पर कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, लूज़ एंड फ्लॉपी हो जाएगा। मसल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। लॉस ऑफ टोन ऑफ आयरस मसल, ठीक है। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, आयरस के जो है ना मसल्स लॉस हो जाएंगे। इसी की वजह से क्या, इसे हम बोलते हैं फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम। ये इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट हैं। अच्छा, तो ये भी हमारे पास हो गया। और टेकीकार्डिया, तो टेकीकार्डिया भी इनका जो है ना वो होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में यहाँ पर लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया यहाँ पर मैंने। अच्छा, एक और ड्रग आता है जिसे हम कहते हैं क्या, यूहिम्बीन। क्या, यूहिम्बीन। यूहिम्बीन आपके पास ना अल्फ़ा 2 एंटागोनिस्ट है। इस पर जो है ना रिसर्च चल रही है। इसका जो है ना वो पूरा कंफर्म नहीं है, ठीक है। बट बुक में जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बस आपने ये याद करना है, ठीक है। इसके अलावा यूहिम्बीन में कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। इसमें हमने अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बात की थी, ठीक है, पूरे के पूरे वीडियो में। होप कि आपको ये क्लियर होगा।